चलिए देखिएगा, तो बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए कि हमने जो 3 दिन से मेहनत किया है आज उसका सार निकालने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो 3 दिन में आपने पढ़ा आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है और प्रयोजनवाद क्या है, आज 6 मुद्दों पर, लगभग 9 मुद्दों पर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक सिद्धांत क्या होता है उसका, शिक्षण विधि क्या होता है उसका, या फिर उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो विभिन्नताएं हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिएगा प्रयोजनवाद के बारे में 2 बिंदु और जो अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रयोजनवाद जो है मस्तिष्क के स्वभाव की मनोवृत्ति कही जाती है। ठीक है, प्रयोजनवाद का मतलब आप एक लाइन से समझिएगा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका जब रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद जब उसका कोई रिजल्ट हम देखेंगे तो यही प्रयोजनवाद है। यानी कि जब हम उस उदाहरण के साथ या उस रिजल्ट के बाद जब उसके परितिमान को समझ पाते हैं, जैसे हम 2 और 2 कितना होता है ये हमें नहीं पता। ठीक है, यानी कि शिक्षण विधि में हम जब उसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जैसे हम पूछते हैं कि 2 + 2 कितना, तो आप बोलते हैं 4। अगर मैं ये बोलूं कि आपको 1 2 3 नहीं आता, ठीक है, मतलब आपको किसी प्रकार का नंबर नहीं आता, और अब आपसे पूछूं कि 2 + 2 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, नहीं पता। इसका मतलब यह है कि यही है प्रयोजनवाद, कि जब आपको आपके पास कोई जानकारी हो, ठीक है, या आपके पास वह जानकारी आपके द्वारा किया गया कार्य के बाद प्राप्त हो, यह प्रयोजनवाद है। ठीक है, यानी प्रयोजनवाद बेसिकली क्या है, एक क्रियावाद है, ठीक है, एक प्रयोगवाद है। तो ऐसे बहुत सारे नाम इसके होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रयोजनवाद के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसी के अंतर्गत जो है आपको 3 बातें याद रखना है। पहला तो हमने जो है पूर्व निर्धारित ज्ञान का विरोध, ठीक है, जैसे कि इसके उद्देश्य के बारे में हमने पढ़ा कि इसके प्रयोजनवाद के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि पूर्व निर्धारित ज्ञान का विरोध होना चाहिए, यानी कि पहले से जो ज्ञान प्राप्त है, जिसको भी पहले से ज्ञान प्राप्त है, तो उसका विरोध होना ही सबसे बड़ा सार्थक होता है। कारण यह है कि जब आपको पूर्व ज्ञान से निर्धारित है तो आप क्या करते हैं, कॉपी करना चालू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 7 राज्य टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपने सुन लिया, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं कि कहां कहां पर कौन कौन सा राज्य है और एक्चुअल में राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ नंबर याद कर लिया 7, जो कि हमारे राज्य को टच करने वाले या स्पर्श करने वाले राज्य हो गए। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि आपका ज्ञान क्या होगा, हमेशा कभी भी क्रैश कर सकता है। ठीक है, जो हमारे पीएससी के साथ हुआ, ठीक है, समझ में आया आप लोग को कि पीएससी में 6 राज्यों का आंसर लिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पीएससी ने क्या किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कभी भी प्रयोजनवाद के अंतर्गत जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रियाविधि को समझते हैं। ठीक है, और क्रियाविधि क्या दर्शाता है, ये हमेशा फलवाद को दर्शाता है या फिर रिजल्ट को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए पूर्व निर्धारित ज्ञान को ये क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताता हूं। ठीक है, ये सुपर टेट का एग्जाम आपने सुना है, सुपर टेट के बारे में सुना है आप लोगों ने? यूपी में होता है सुपर टेट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो सुपर टेट है या फिर जो यूपी टेट है, जैसे ऐसे बहुत सारे टेट है, ठीक है, जैसे हमारा सीजी टेट होता है, ठीक है, उसमें कुछ स्थानों पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास थोड़ा थ्योरी ज्यादा होता है। याद रखिएगा, अगर आप बाकी अदर स्टेट की बात करेंगे तो वहां पर थ्योरी थोड़ा कम होता है, वहां पर फैक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, क्रिया पर आधारित विचार, बहुतत्ववादी विचार और लोकतांत्रिक विचार, ये सभी विचार क्या होते हैं, प्रयोजनवाद के होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 मुख्य बिंदु है जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे प्रयोजनवाद के अन्य बिंदुओं पर। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर हम आज क्वेश्चन पर भी जाने वाले हैं और साथ ही साथ 9 फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यानी ये जो आपके पास टॉपिक दिख रहा है आपको, विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अंतिम थोड़ा सा एक पॉइंट है प्रयोजनवाद के अंतर्गत। तो देखिएगा, प्रयोजनवाद के शिक्षा सिद्धांत। ठीक है, तो प्रयोजनवाद का जो शिक्षा सिद्धांत है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि जो प्रयोजनवाद होता है, इसका शिक्षा सिद्धांत मुख्य रूप से 4 मुख्य बिंदुओं पर कार्य करता है। ठीक है, इसके जो मुख्य बिंदु है प्रयोजनवाद के अंतर्गत, जो शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है, सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आपको 4 सिद्धांतों को याद रखना है। जो मुख्य सिद्धांत है इसके अंतर्गत, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, ये प्रयोजनवाद का शिक्षा सिद्धांत है। कहने का मतलब है, समझिएगा कि अगर आप प्रयोजनवाद के समर्थक हैं तो आप यह मानते हैं कि जो शिक्षा अगर बच्चे को प्राप्त कराना है तो इसका सबसे बड़ा मूल रूप क्या होना चाहिए कि समाज जो है ये
इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी उन्नति होनी चाहिए। ठीक है, यानी शिक्षा प्राप्त नहीं होता है तो समाज क्या होगा, ये अवनति पे चला जाएगा। और अगर किसी बच्चे को शिक्षा प्राप्त होता है तो उन्नति होता है, यानी सामाजिक उन्नति होती है। ठीक है, इसका मूल सिद्धांत होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा प्रयोगात्मक विश्लेषण। ठीक है, यानी जितना ज्यादा व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ही ज्यादा प्रयोगात्मक शिक्षण या विश्लेषण कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आपको कभी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। ठीक है, फिर आप झूठ बोल देते हैं, है ना। यही होता है जब आप शिक्षित होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, देखिए, जब हमारा दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगता है तो हमारे पास क्यूरियोसिटी जागता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है तो फिर हमारे पास उसका आंसर नहीं निकलता, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं। जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसका प्रयोगात्मक विश्लेषण करना, यही होता है शिक्षा का मुख्य कार्य। यानी कि प्रयोजनवाद में शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि जितना ज्यादा व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ज्यादा प्रयोगात्मक विश्लेषण कर पाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्थान। ठीक है, अमूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त का मतलब होता है जो आपको नहीं आता। ठीक है, जब आपने पहली बार स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया होगा, जब आपने ऐसे बहुत सारी चीजें पहली बार सीखी होंगी, तो आपका अमूर्त जो ज्ञान था। ठीक है, अमूर्त ज्ञान का मतलब होता है जिस ज्ञान के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप किस तरफ चले गए, ज्ञान की तरफ चले गए। अभी आपको बहुत सारी चीजें जानकारी में है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपने अमूर्त से मूर्त की तरफ प्रस्थान जो किया है, यानी इसी प्रयोजनवाद के अंतर्गत, शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत ही यह अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्थान करने की बात कही जाती है। ठीक है, और अंतिम याद रखिएगा, भौतिकवाद का स्पष्ट विश्लेषण। ठीक है, भौतिकवाद का स्पष्ट विश्लेषण यह कहता है कि चूंकि प्रयोजनवाद जो है भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें दोनों प्रकार के व्यवहारिकता पाई जाती है। यह कहा जाता है कि जो भौतिकवाद होगा उसका स्पष्ट विश्लेषण करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चार मुख्य बिंदु है, याद रखिएगा, किसके अंतर्गत, प्रयोजनवाद के अंतर्गत, शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा उद्देश्य मैंने कल बता दिया था। ठीक है, आज सिद्धांत बताया। इसके बाद देखिएगा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कहा जाएगा पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि प्रयोजनवाद के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम दर्शाए गए। उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, यानी जो उपयोगी है वैसी चीजों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल करना है। जैसे हम कभी कभी ऐसा देखते हैं, कभी कभी जब आपने अगर शिशु मंदिर में पढ़ा होगा तो कभी कभी 7वां जो पीरियड होता था उसमें कभी कभी आपको कुछ संस्कृति शिक्षा दी जाती थी, कुछ एक्स्ट्रा जो हमको समझ नहीं आता एक्चुअल क्यों दी जाती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो हमारे लिए अलग ही होता था, जिसमें हमको लगता था ये क्यों करना है, ना ही हमारे सिलेबस में है और ना ही हमारे रिजल्ट में इसका कोई नंबर आता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ाया जाता था। तो ये चीजें दर्शाई गई हैं कि प्रयोजनवाद में उपयोगिता का सिद्धांत रखा गया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, आगे भविष्य में आपके काम के योजन होना चाहिए। ठीक है, आज भी बच्चे बहुत ज्यादा ये बात कहते हैं कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी जानकारी क्या है और आगे जाकर हमको कहाँ फायदा होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि हमें जो है ये जानकारी कहाँ से मिलती है या फिर इसके बारे में हमें क्या क्या साक्ष्य मिल पाते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता का सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपके लिए जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, उसके भविष्य के लिए उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है कि मनैक्षिक का सिद्धांत। मनैक्षिक का सिद्धांत यह कहता है, याद रखिएगा, कि आपका जो पाठ्यक्रम हो ये कैसा होना चाहिए, पढ़ने में मनैक्षिक होना चाहिए या फिर रुचि के सिद्धांत के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं रुचि का सिद्धांत।
ठीक है। तो यह एक प्रकार का रुचि का सिद्धांत कहलाता है, जिसको पढ़ने में आपको दिलचस्पी हो, यानी कि जो पाठ्यक्रम आपके सामने रखा जाए उसके लिए क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका क्रिया का सिद्धांत, और ठीक है, क्रिया का सिद्धांत यह दर्शाता है कि कोई भी कार्य यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें जो रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट निकले। ऐसा ना हो कि केवल थ्योरी पढ़ाकर जो है आपको पाठ्यक्रम समझा दिया जाए, लेकिन अगर आपके सामने क्रिया का सिद्धांत हो तो आप, जैसे आपने नोटिस किया होगा, आपके सामने कोई भी प्रैक्टिकल हुआ हो तो वो आपको अभी तक याद होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको कोई थ्योरी पढ़ाया गया होगा तो थ्योरी उसी दूसरे दिन जो है वो गायब हो गया होगा, ठीक है। यही होता है क्रिया का सिद्धांत, जिसमें अधिक से अधिक, यही कारण है आपने नोटिस किया होगा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में अब अधिकांश क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल टाइप हो जाते हैं, यानी आपको नंबर अब मैथ में भी 20 नंबर मिलता है, ठीक है। तो कारण यह है प्रैक्टिकल को अधिक रखने का, जिससे बच्चों के अंदर जो है क्रियात्मक सिद्धांत ज्यादा डेवलप हो, ठीक है। और इसके बाद होता है अनुभव का सिद्धांत, ठीक है। अनुभव का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत जो हैं याद रखिएगा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रयोजनवाद में 4 मुख्य पाठ्यक्रम रखे गए हैं। पहला उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा मनैच्छिक या रुचि का सिद्धांत, तीसरा क्रिया का सिद्धांत और अनुभव का सिद्धांत, ठीक है। ये 4 सिद्धांत है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अभी आप आगे देखेंगे, जो हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे उस पर, ठीक है। तो पहले देखिएगा, यहां तक था आपका प्रयोजनवाद, यानी आज आपने जो है प्रयोजनवाद के बेसिक्स को समझा, ठीक है। तो अब हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलनात्मक रूप से। देखिएगा तो देखिएगा, विचारधाराओं के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि आदर्शवाद के अंतर्गत क्या सिद्धांत आता है, ठीक है, और प्रकृतिवाद के अंतर्गत आधारभूत सिद्धांत क्या है। आधारभूत सिद्धांत का सीधा सा मतलब होता है, याद रखिएगा, कि देखिएगा कम से कम 8 से 9 सिद्धांत आपको याद रखना है, थोड़ा कंपेयर करना है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप सुनेंगे चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि जब भी हम थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं तो वो चीजें जल्दी से याद नहीं होती, लेकिन जब हम उसके शॉर्ट लिस्ट को समझते हैं तो ये बहुत बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 सिद्धांत जो हैं आपको, अब अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि पुराने जितने भी टॉपिक आप उसको भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं है, यहां से अगर आप उसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो चीजें अभी भी याद हो जाएंगी आपको। वहां सारे टॉपिक को हम कंपेयर करते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा आदर्शवादी के तौर पर, ठीक है, सबसे पहले समझिएगा कि आदर्शवादी का मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इसका मूल सिद्धांत होता है, याद रखिएगा, कि मन, विचार और आत्मा को वास्तविक मानना, ठीक है। मन, विचार और आत्मा का वास्तविक होना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? आदर्शवादी, आप किसको बोलते हैं आदर्शवादी? जो व्यक्ति है अपने मन के हिसाब से विचारों को बहुत अच्छे से प्रलुप्त करके और आत्मा का वास्तविक मानना, यानी आत्मवादी होना, ठीक है। आत्मवादी का सीधा सा मतलब होता है कि जो व्यक्ति ये समझे कि आत्मवादी यानी अपने लिए, ठीक है, अपने आदर्शों के लिए जीवन को व्यतीत करना, वो आदर्शवादी कहलाता है, ठीक है। तो मन, विचार और आत्मा को क्या मानता हो? वास्तविक मानता हो, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम आदर्शवादी कहते हैं। उसके अलावा देखिएगा मोनिस्टिक होना, ठीक है, तत्ववादी होना, तत्ववादी होना, ठीक है। तत्ववादी क्या होता है, याद रखिएगा, यानी हमारे भौतिक अवस्था को ना मानते हुए, याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं शरीर कैसे बना हुआ है, तो 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि यह मान के चलना कि शरीर नश्वरवादी है, तो जितना भी समय है हम आदर्श के स्वरूप में से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये वही संकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। तत्ववादी होना, याद रखिएगा। चौथा इसका बिंदु है, याद रखिएगा, आध्यात्मिक प्रकृति को सर्वोत्तम मानना, ठीक है। आध्यात्मिक प्रकृति को सर्वोत्तम मानना। आध्यात्मिक प्रकृति मतलब आपके आसपास की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि
भगवान भजन हो रहा हो, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक का मतलब होता है जिसमें आत्मवादी, शांति, सुकून, मन, विचार, आत्मा, इन सब का जो समावेश है इसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब आप बिल्कुल मत समझिएगा कि भगवान की पूजा होती रहनी चाहिए, इधर बगल में घंटी बजते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब है कि जहां पर आप आत्मवादी को बल देते हो, ठीक है, आत्मवादी यानी जहां पर ठोस कदम उठाने के लिए आपके संकल्प मजबूत हो, आपके लक्ष्य निश्चित हो, इस प्रकार के जो सभी शब्दावली है इसमें आध्यात्मिकवादी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक याद रखिएगा जिसे कहते हैं हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम अमर मूल्य है। सत्यम शिवम सुंदरम को अमर मूल्य मानना। ठीक है, अमर मूल्य का मतलब होता है कि बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक जीवन बना होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा विश्व विचार प्रक्रिया। ठीक है, विश्व विचार प्रक्रिया चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है। चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपको यह पता हो कि आप कैसे हैं। ठीक है, अपने लिए क्या ईमानदार हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जब आपको पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको कहा जाता है अंतर्ज्ञान होना। ठीक है, यानी आपको अपने बारे में पता होना चाहिए और आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर सके, इस प्रकार के व्यक्ति को आदर्शवादी कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है और वो बोलता है मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब है वो आदर्श व्यक्ति नहीं है। अगर वो चोर है उसके बावजूद वो बोलता है कि हाँ मैं चोर हूं और प्रॉपर तरीके से हर एक चीजों को मानता है और क्यों चोरी करता है वो बताता है, तो एक तरीके से उसका भी एक आदर्श बन गया। ठीक है, बोलते हैं ना कि मेरे चोरी में भी एक आदर्श है कि मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, हो गया ना। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, समझिए कि अगर आप किसी आदर्श को फॉलो करते हैं या आदर्श को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अंतर्ज्ञान का महत्व पता है। ठीक है, तो अंतर्ज्ञान यह बात दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने बारे में पता होना चाहिए या व्यक्ति को सबसे पहला अपना स्वरूप चिंतन का, जैसे कि आप कभी कभी आपने देखा होगा या आपके बारे में कुछ लोगों से सुना होगा कि अगर आप कभी भी बैठ करके मनन चिंतन करते हैं, ठीक है, भविष्य के बारे में, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में, तो आपको एक रोड मैप तैयार हो जाता है कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कभी आपके पास इस डेली लाइफ की जिंदगी में कभी ये मौका ही नहीं मिला कि आप अकेले के लिए सोचे कभी, तो समझिए आप फिर भेड़ की चाल चल रहे हैं, आगे आगे जो चल रहा है उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। दो लोग कुछ और कर रहे हैं तो आप भी कुछ कर रहे हैं, उनके साथ चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी अपनी पोटेंशियल कभी बाहर निकल के नहीं आएगी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो कभी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है, इसीलिए मनन चिंतन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और दृष्टिकोण दृष्टिकोण आध्यात्मिक होना। ठीक है, तो 7 महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत यहां पर किसने माना, इसको क्या माना, मन, विचार और आत्मा को। ठीक है, और प्रकृतिवादी भौतिकवादी होता है, याद रखिएगा, ये भौतिकवाद को वास्तविक मानता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, पहला भौतिकवाद को वास्तविक मानना। ठीक है, ये भौतिकवाद को वास्तविक मानता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, शुगर या चीनी जो है, ठीक है, चीनी में जो मिठास है ये अध्यात्म है। ठीक है, और एक्चुअल में कहां से आया है, तो याद रखिएगा, जैसे प्रकृति, तो प्रकृतिवाद क्या बोलता है कि ये गन्ना से आया है। ठीक है, लेकिन जो आदर्शवादी है वो केवल मिठास को उठाता है, याद रखिएगा, यानी वो उसके अंदर से, जैसे देखिए गन्ने से मुझे क्या मिला। ठीक है, तो एक शरीर में मन, विचार, आत्मा वास्तविक होना, ये गन्ने से सिर्फ मिठास उठाया तो आदर्शवादी है, लेकिन गन्ने का जो वैल्यू है या जो भौतिकवाद है कि गन्ना खेत से निकला और उसके बाद उसका जो भी चीजें बना, तो ये प्रकृतिवाद है, ये भौतिकवाद को दर्शाता है। ठीक है, तो भौतिकवाद में यह बोला जाता है कि गन्ने से आप जो भी चीजें बना रहे हैं या फिर उसका भौतिक स्वरूप क्या है, इसी को भरोसा करता है या इसी को वास्तविक मानता है आपका प्रकृतिवाद। ठीक है, तो प्रयोगवाद, याद रखिएगा, भौतिकवाद और भौतिक वस्तुएं, ठीक है, जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं सबको ये कहा जाता है कि ये जो है प्रकृति से प्राप्त हुआ है हमको, और प्रकृति के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना आदर्शवाद
और ना ही प्रयोजनवाद। तो प्रकृतिवाद यह बोलता है कि सब कुछ प्रकृति की देन है, चाहे आप जहां पर खड़े हों, ठीक है, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, सभी कुछ प्रकृति की देन है और उसके ऊपर कुछ नहीं, यानी कि एक मनुष्य के लिए सब कुछ प्रकृति है। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद का भरोसा है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा यह कहता है, देखिए तत्ववादी ये भी है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे वो तत्ववादी है ये भी तत्ववादी होगा। ठीक है, विश्व बड़ी मशीन है। ठीक है, जैसे विश्व विचार की प्रक्रिया है, देखिए आदर्श क्या है, अधिकांश आचार विचार है, मन है जहां सोचेंगे आप। लेकिन यह बोलता है प्रकृति की विश्व एक बड़ी मशीन है, जो मशीन अपना काम कर रही है और भौतिकता के रूप में आपको सामान दे रही है। ठीक है, भौतिक सामान। इसके अलावा एक और देखिएगा, केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है, केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, और नैतिक देखिए अब इससे आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्या करता है, ये बोलता है कि आत्मा, मन, चिंतन, परमात्मा, लौकिक शक्तियां सब कुछ ना कुछ होती हैं। ये बोलता है सब कुछ भ्रम है। ठीक है, ना आत्मा होता है, ना मन होता है, ना चेतना होता है, ना परलोक होता है। ठीक है, परमात्मा भी कुछ भी नहीं होता, सब प्रकृति है। ठीक है, मतलब यह मानता है कौन, प्रकृतिवाद। तो समझिएगा, आत्मा, मन, चेतना, आध्यात्म सभी भ्रम है। ठीक है, सभी भ्रम कहलाते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके अलावा दृष्टिकोण पूर्णतया, ठीक है, दृष्टिकोण पूर्णतः क्या माना जाता है, भौतिक माना जाता है, यानी भौतिक और यांत्रिक है। ठीक है, पूर्णतया भौतिक और यांत्रिक होता है। ठीक है, दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिक व यांत्रिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, आते हैं प्रयोजनवाद में। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसके तत्ववादी और इसके तत्ववादी होना, दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। है दोनों तत्ववादी, दोनों मानते हैं, ये मानता है कि शरीर जो है तत्वों से बना हुआ है, लेकिन ये मानता है पदार्थ तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, पदार्थवादी भौतिक वास्तविक होना, तो जितने पदार्थ हैं जैसे लकड़ियां हैं, तो ये सभी तत्वों से बने हैं। तो तत्ववादी दोनों है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, याद रखिएगा। इसमें ये पदार्थवादी है। ठीक है, अब देखिए प्रयोजनवाद में जाएंगे तो ये जो है अपने आप को क्या मानता है, प्रयोजनवाद है, प्रयोगवाद है, एक तरीके का क्रियावाद। तो याद रखिएगा ये अपने आप को बहुत तत्ववादी मानता है। ठीक है, यानी ये सबसे पहले याद रखिएगा बहुतत्ववादी। ठीक है, अपने आप को बहुतत्ववादी कहता है, याद रखिएगा। और इसका सबसे आसान तरीका समझिएगा, जैसे इसने क्या बोला, इसने बोला मन, विचार, आत्मा वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, इसने बोला भौतिकवाद ही वास्तविक है। और यहां पर याद रखिएगा, इसी ये बोलता है कि जब तक कोई प्रोसेस नहीं होता तब तक किसी प्रकार का प्रक्रिया या कोई वाद जन्म नहीं लेता, यानी प्रक्रियावादी। ठीक है, प्रक्रियावाद का वास्तविक होना। ठीक है, प्रक्रियावाद का वास्तविक होना। ठीक है, तो वास्तविकता इसकी प्रक्रियावाद है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, यह बोलता है कि मनुष्य जो है कभी भी निश्चित नहीं होता, हमेशा परिवर्तनशील है, यानी मनुष्य है कल नहीं है। ठीक है, कौन बोलता है, प्रयोजनवाद बोलता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, समझिएगा। ये वाद जो है ना एक्चुअल प्रैक्टिकल वाद है। जो चीजें जैसी होती है, मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा बोलता है। ठीक है, ये होता है भौतिकवाद, मतलब मनुष्य तुच्छ है, प्रकृति ही सब कुछ है। ये आदर्शवाद, मनुष्य ही सब कुछ है, अंदर बस झांक ले तो भगवान बन सकता है, ये है आदर्शवाद। ठीक है, ये तीनों का मोटो अगर आपने समझ लिया ना, तो आप खुद से इसके मूल सिद्धांत को बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद देखिएगा
मनुष्य निश्चित नहीं वरन परिवर्तनशील है। ठीक है, मनुष्य क्या है? निश्चित नहीं है, परिवर्तनशील है। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि अगर आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं और आपको विरंजक नहीं मिलता, कोई रंजक नहीं मिल रहा, कोई केमिस्ट्री का सामान नहीं मिल रहा, तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? प्रयोग करने वाला या सामान? सामान मौजूद हुआ, यानी सामान नहीं तो आपका प्रैक्टिकल कोई काम का नहीं है। तो यही बोलता है प्रयोगवाद। ठीक है, कि साधन महत्वपूर्ण है, साध्य नहीं। साधन महत्वपूर्ण है, साध्य नहीं। ठीक है, इसको पढ़ाने का सीधा कारण यही था कि आप समझ पाएं ये तीनों वाद का मूल सिद्धांत क्या है। और इसको देखिए धीरे धीरे आपके दिमाग में अब इसका फैक्ट बैठ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है। अगर आपसे पूछूंगा, अगर कोई एक पॉइंट में दे दूंगा ना, तो आप पूछूंगा कि ये किस वाद का है, तो आप अब आंसर कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बाद है सत्य मानव निर्मित होता है। ठीक है, सत्य जो है वो मानव निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा दृष्टिकोण पूर्णतया मानवीय होता है। दृष्टिकोण पूर्णतया मानवीय होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा जो भी सिद्धांत कार्य करते हैं उनको सत्य माना जाता है। जैसे आपने बोला ओम का नियम, आपने बोला फेरल का नियम। ठीक है, तो जितने भी नियम या सिद्धांत हैं उनको सत्य माना जाएगा, क्योंकि मनुष्य ही क्या बोलता है, मनुष्य द्वारा सत्य जो है किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा। इसलिए वो सिद्धांत को सत्य मानते हैं, याद रखिएगा। तो जितने प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल होकर आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मैडम क्यूरी ने कुछ बनाया, प्रैक्टिकल आया, तो फिर उसको सत्य माना जाएगा। जब तक उसका प्रोसेस से वो गुजरेगा नहीं, तब तक उसको सत्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को थोड़ा सा याद रखेंगे। आदर्शवाद का सिद्धांत, इसको मूल सिद्धांत कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रकृतिवाद का सिद्धांत, और उसके बाद आपका प्रयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि विश्व बड़ी मशीन है, किस वाद का सिद्धांत है ये? ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर रहेगा कि यहां पर बोला गया है कि विश्व एक विचार की प्रक्रिया है, यानी विश्व को देखो और विचार करो। जैसे आप छत पे खड़े हो जाइए और बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों पर आप लोगों को गुजरते हुए देखिए, आपको दिखेगा लोग चींटी जैसे इधर उधर जा रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं, सब ऐसे ही चलता रहा है। ठीक है, तो ये विचार प्रक्रिया आ गया। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि विश्व से क्या क्या चीजें बन के आ रही है, प्रकृति से क्या बनकर आ रहा है, तो वो दिखेगा आपको विश्व एक बड़ी मशीन है और नए नए उत्पाद बनते जा रहे हैं। ठीक है, और जब आप यहां पहुंचेंगे तो विश्व जो है आपको कैसा नजर आएगा? एक प्रयोगवाद का एक स्थान नजर आएगा, एक प्रैक्टिकल का जगह नजर आएगा, जहां पर रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है, तो ये तीनों का अपना अस्तित्व है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद है शैक्षिक सिद्धांत। अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पर, सीडीपी के मुद्दे पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा शैक्षिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत। ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि इन विचारधाराओं में शिक्षण सिद्धांतों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी शिक्षा के संबंध में ये क्या मानते हैं एक दूसरे को। ठीक है, कम से कम 4 से 5 चीजों को मानेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखिए आदर्शवाद जो है ना, यह मानता है कि शिक्षा कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे को आप अंतर्ज्ञान के लिए बल दें। ठीक है, अंतर्ज्ञान के बारे में वो खुद के बारे में सोचे। ठीक है, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया को पूरा करे, तो ये आदर्शवादी हो गया। ठीक है, तो अंतर्ज्ञान या फिर आध्यात्मिक शिक्षा पर बल देने का बात कहां पर दिया गया है? आदर्शवाद में। ठीक है, तो आध्यात्मिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा का महत्व। आध्यात्मिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा का महत्व दिया गया है आपके आदर्शवाद में। ठीक है, और प्रकृतिवाद में माना जाता है, देखिए ये बात तो सही है कि व्यक्ति हर समय जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप जब भी जैसे भी जहां भी रहेंगे आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा समय आएगा कि आप केवल सो रहे हैं, लेकिन आप अपने सोने का ही टाइम खुद से बढ़ाकर उसमें भी कुछ सीख लेंगे। ठीक है, कि मैं ज़्यादा देर तक सो सकता हूँ या सो सकती हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही प्रकृतिवाद है कि
याद रखिएगा, शिक्षा स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह मानता है कि शिक्षा हमेशा से चलता ही रहता है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद बोलता है कि शिक्षा स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है और यहां पर स्वाभाविक शिक्षा है। उसके बाद प्रयोजनवाद में, तो प्रयोजनवाद है शिक्षा के लिए, याद रखिएगा मैंने बताया था कि शिक्षा का जो महत्व दिया गया है प्रयोजनवाद में वो सामाजिक शिक्षा के लिए दिया गया है, यानी सामाजिक उन्नति करना है तो शिक्षा देना होगा। ठीक है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। आज के बाद अगर आप नोटिस करें, आज से लगभग 200 साल पहले चले जाएं, शिक्षा नहीं दिया जाता था तो मानव जीता नहीं था क्या? जीता था, लेकिन समाज ने ये बात समझाया कि आपका बेटा क्या पढ़ता है, ठीक है, क्या करता है, तो आपके दिमाग में आया कि ये सामाजिक हो चुका है पूरी तरीके से। समाज ही चाहती है कि शिक्षा जो है ये आगे बढ़े और समाज की उन्नति हो जाए। ठीक है, तो इसलिए प्रयोजनवाद बोलता है कि जो शिक्षा है वो सामाजिक प्रक्रिया है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। ठीक है, यानी सामाजिक के क्षेत्र में जो है ये प्रयोजनवाद के अंतर्गत माना जाता है, और स्वाभाविक के रूप में माना जाता है प्रकृति में, कि प्रकृति शिक्षा दे देती है आपको। ठीक है, और तीसरा होता है आपके आदर्श में, तो आध्यात्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो तीनों स्तर पर याद रखिएगा कि शिक्षा का तीन सबसे महत्वपूर्ण, तीनों अब ऐसे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसके बाद तो देखिएगा आदर्शवाद क्या बोलता है? परमात्मा की ओर विकसित होना। परमात्मा की ओर विकास। ठीक है, तो परमात्मा की ओर जो है विकास करना या परमात्मा तत्व की ओर विकास करना। ठीक है, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा यह दर्शाता है कि जो आपका शिक्षा है वो परमात्मा की ओर जाना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बाद जो है अब एक अलग दिशा में जाने लगे हैं। ठीक है, परमात्मा की ओर, यानी कि शून्य की ओर ढूंढना चालू कर दिया कि शून्य क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हो जो अमीर तो काफी हो चुके हैं, उसके बाद अपना पूरा पैसा त्याग रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है शून्य की खोज में या सुख की खोज में भटक रहे हैं। ठीक है, वही कहा जाता है कि परमात्मा की ओर विकसित होना या विकास करना। ठीक है, अब प्रकृतिवाद में क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा शिक्षा जो है इस जगह पर जीवन की शिक्षा। ठीक है, यहां पर माना जाता है यह है कि प्रकृतिवाद में आपको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? जीवन की शिक्षा। ठीक है, मतलब आप जीवन को कैसे जिएंगे और आपका आधार कैसा होना चाहिए, ये प्रकृतिवाद में सिखाया जाता है। ठीक है, यानी बालक जो है जो भी अगर शिक्षा में सीख रहा है, अगर उसका जीवन से संबंधित नहीं है तो वो शिक्षा व्यर्थ है। ठीक है, यही शैक्षणिक सिद्धांत होता है, याद रखिएगा कि बालक के जीवन की शिक्षा उसके आधार के या वर्तमान आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे अभी धीरे धीरे हमारा पाठ्यक्रम बदल रहा है। ठीक है, अगर हम 20 साल पहले चल रहे पाठ्यक्रम को अभी भी पढ़ते रहते तो क्या होता? हमारा वर्तमान तो कुछ अलग ही है, हम अभी भी पीछे ही रहते, क्योंकि शिक्षा आपको जानकारी होगा कि अंग्रेजों ने जब यहाँ पर हमारे भारत को जीतने की कोशिश की पूरी तरीके से, जब कंट्रोल करने की कोशिश की, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, नाम सुना होगा आप लॉर्ड मैकाले का। तो लॉर्ड मैकाले जो है इसने अपनी शिक्षा नीति लाई थी। ठीक है, और इसने अंग्रेजों को बोला, देखिए 1857 की क्रांति के बाद ना, जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के बाद भारत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, कि भारत को अगर कंट्रोल करना है तो आपको कम से कम इसकी संस्कृति को मिटाना पड़ेगा, और संस्कृति किससे जुड़ी थी? शिक्षा से। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे कॉलेज या हमारा पूरा जो शिक्षा पद्धति था वो पूरा का पूरा वेदों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने अपना रिपोर्ट तय किया। अब जब रिपोर्ट बनाया तो उसने ये बोला कि भारत की संस्कृति को मिटाना है तो उसकी शिक्षा को बदल दीजिए, और यहाँ की शिक्षा को बंद करके पाश्चात्य शैली की शिक्षा को ला दिया गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो है हम अपने आप अंग्रेजी को महत्वपूर्ण मानने लगे। आज देखिए किसी व्यक्ति के सामने आप चले जाइए और कोई बहुत ठाठ से अंग्रेजी बोलता है तो आप अपने आप को फिर उसके सामने बोलेंगे मैं कुछ नहीं हूं भाई, मैं चलता हूं यहां से। ठीक है, ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। यही होता है कि अगर वर्तमान आधार पर अगर आपको शिक्षा मिलता और आपकी अपनी शिक्षा मिलती जो आपके लिए उपयोगी है, तो आप अभी भी किसी के सामने भी खड़े होने का पूरा दम रखते हैं। ठीक है, इसका कारण केवल यही है क्योंकि किसी भी जीवन की जो शिक्षा होती है यह उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्रयोजनवाद में शिक्षा का क्या आधार है। तो याद रखिएगा क्रियाओं पर बल देने वाली शिक्षा। यहां शिक्षा क्रियाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। ठीक है,
यानी स्वप्रयत्न वाली शिक्षा। अब देखिए, आदर्शवाद हमेशा एक ही चीज पर केंद्रित होता है, आदर्शवादी व्यक्ति बनना। ठीक है, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए या व्यक्तित्व कैसी होनी चाहिए, तो व्यक्तित्व बल दिया जाता है इसकी शिक्षा पर, याद रखिएगा, व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी आदर्शवाद में शैक्षिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व पर बल देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके अलावा प्रकृतिवाद में क्या कहा जाता है, निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है निषेधात्मक शिक्षा पर बल। ठीक है, ऐसी शिक्षा जो नकारात्मक हो उस पर बल दिया जाता है, किसमें, प्रकृतिवाद में। याद रखिएगा, नकारात्मक शिक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर होता है तीसरे नंबर पर सामाजिक व भौतिक शिक्षा। ठीक है, अधिक से अधिक समाज के क्षेत्र में शिक्षा या फिर भौतिक परिस्थितियों के अनुसार या भौतिक वातावरण में शिक्षा। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर जीवन की ठोस अवस्था की शिक्षा, यानी ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपको शिक्षा काम आए। ठीक है, कि अगर आपके जीवन में कुछ कमजोरियां हैं या फिर आप अपने जीवन का जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको शिक्षित किया जाए जहां पर कितने भी कठोर परिस्थिति आ जाए, आप उस शिक्षा के सहारे जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो क्रियावादी शिक्षा में यह सिखाया जाता है, याद रखिएगा, कि जीवन की कठिनाइयों की शिक्षा। ठीक है, जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ यही है, आपको जो कठिनाई हो रही है उसके संबंध में शिक्षा देना। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहां पर जो है भौतिक वातावरण पर बल दिया गया है, भौतिक वातावरण पर बल। ठीक है, प्रकृतिवादी है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, और यहां पर दिया जाता है नैतिक वातावरण पर बल। नैतिक वातावरण पर बल। ठीक है, तो आदर्शवादी हमेशा नैतिकता को जोड़ता है, याद रखिएगा। और यहां पर देखिएगा आदर्शवादी यह बोलता है कि आपको शिक्षा जो मिलना चाहिए यह निश्चयात्मक शिक्षा मिलना चाहिए। आपने एक बार जो निश्चय कर लिया फिर आप अडिग रहे उस पर। ठीक है, निश्चयात्मक शिक्षा। और यहां पर जो शिक्षा हो कैसा हो, तो निषेधात्मक शिक्षा हो, जैसे नकारात्मक की बात हो रही है। ठीक है, तो नकारात्मक शिक्षा जो है यहां पर कहा जाता है प्रकृतिवाद में कि अगर आप नकारात्मक शिक्षा सीखते हैं तो अपने जीवन को जीने के लिए उपयोगी बना देंगे आप। ठीक है, यानी आपको हमेशा ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा जहां पर सब कुछ नकारात्मक है, तो आप कैसे उसमें अपने आप को जीवन को जीने लायक बना लेंगे। तो नकारात्मक शिक्षा की बात की जाती है कहां पर, प्रकृतिवाद में। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें भौतिक वातावरण पर बल देना और बालक का जो वर्तमान जीवन है, ठीक है, बालक का वर्तमान जीवन पर शिक्षा का प्रभाव। ठीक है, यानी अगर शिक्षा का प्रभाव बालक के वर्तमान जीवन पर पड़ता है तो प्रकृतिवाद में चला जाएगा, अपने आप प्रकृतिवादी हो जाएगा। ठीक है, और अंततः देखिएगा चौथे नंबर पर आता है आपका प्रयोजनवादी। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा अनुभवी शिक्षा, अनुभव पर शिक्षा। ठीक है, तो अनुभव पर शिक्षा। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो सभी चीजों में आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही प्रकार का नजर आएगा। यानी अगर आप प्रयोजनवाद को पढ़ रहे हैं तो अगर आप इससे पहले भी कोई सिद्धांत पढ़े तो सभी एक ही जैसा नजर आ रहा है, बस अंतर क्या है, कुछ मूल रूप परिवर्तित हो रहे हैं उसके। ठीक है, जैसे शिक्षा सामाजिक होना चाहिए, तो अगर आप पहले जाके देखेंगे तो प्रयोजनवाद में आपको सामाजिक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं पहले भी दिखेगा। जैसे देखिएगा प्रयोजनवाद की थोड़ी सी बात करें, देखिएगा सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। ठीक है, तो जुड़ हर कुछ रहा है अपने आप में, बस आपको उसको 2-3 बार ध्यान देना है। ठीक है, और मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, अगर आपने इसे पढ़ा
तो कल का जो दिन होगा या कल के बाद से जो आप पूरा सीडीबी पढ़ेंगे वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि आपके सामने दो चॉकलेट रखे हुए हैं, एक मिर्ची वाले और एक मीठे वाले। पहला क्या खाना चाहेंगे आप लोग? मिर्ची वाले ना। यही वो तरीका है कि जब आपके सामने मिर्ची रख दिया हूं मैंने, अब कल से जो है आप जब आगे बढ़ेंगे सीडीपी के विकास और वृद्धि के बारे में, तो अपने आप सब कुछ याद होने लगेगा। देखिएगा आप अपने आप में ना कंपेयर करेंगे, हाँ बच्चा इतने में ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, उसका वृद्धि ऐसा होता है तो वो 2 साल में इतना बोलने लगता है। ठीक है, ये सब अपने आप कंपेयर होगा। अभी क्या है, ये थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, तो इससे थोड़ा सा टॉपिक आपका थोड़ा टफ रहता है इसमें। ठीक है, चलिए देखिएगा अब इसके बाद कंपेयर करेंगे हम लोग शिक्षा के उद्देश्य को। ठीक है, एक शैक्षिक सिद्धांत हो गया, इससे पहले मूल सिद्धांत देखा आपने, ये शैक्षिक सिद्धांत। अब इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य देखिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए देखिएगा शिक्षा के उद्देश्य। देखिएगा आदर्शवादी, प्रक्रियावादी या प्रयोजनवादी या फिर प्रकृतिवादी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर बस आपको याद रखना है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए आदर्शवादी में। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा सबसे पहला होता है अंतर्ज्ञान की बातें। ठीक है, जिसे कहा जाता है आत्मानुभूति। ठीक है, जो शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवाद में यह समझा जाता है कि जो आपका शिक्षा है वो आत्मानुभूति प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, चरित्र का निर्माण करता है। इसके अलावा सत्यम शिवम सुंदरम का प्रदान करना, यानी बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक शिक्षा का विकास करना या प्राप्ति होना। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, यानी यहां पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको आत्मानुभूति देना, चरित्र का निर्माण करना, सत्यम शिवम सुंदरम प्रदान करना, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति। ठीक है, पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति ये आदर्शवादी में मिलता है। पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति। ठीक है, पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है आदर्शवादी शिक्षा। और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का विकास होना, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का विकास होना। का विकास होना। ठीक है, तो ये आदर्शवादी शिक्षा के अंतर्गत इसके मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा। बहुत सरल सा है, बस आप एक कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि किस वाक्य को पढ़ने से आपको आदर्शवादी फील हो रहा है, तो आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आते हैं हम लोग प्रकृतिवादी में। प्रकृतिवादी यहां पर आत्मानुभूति है, यहां पर आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति यानी स्वयं का विकास होना। ठीक है, इसके बाद व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, यहां चरित्र का निर्माण, यहां व्यक्तित्व का विकास होना। व्यक्तित्व का विकास होता है, याद रखिएगा चरित्र के निर्माण के संबंध में अगर और भी चीजों को उसको जोड़ दे तो व्यक्तित्व का विकास कहा जाता है वो। ठीक है, सहज क्रियाओं से संबंध, सहज क्रियाओं से संबंधित होता है ये। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा समन्वय का विकास, समन्वय का विकास होना। समन्वय का मतलब होता है कि जब आप हर एक चीज के साथ समन्वय बैठाना चालू कर देते हैं, यानी शिक्षा जो है
जैसे ही शिक्षित होते हैं आप, जैसे देखिए आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति जो है अभी तक अगर कुछ नहीं सीखा है तो वो जल्दी से जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा, ठीक है। या कक्षा में जब जाता है, आपने देखा हो किसी बच्चे को देखिएगा, ठीक है, शुरुआती समय में एक आध महीने के लिए उसको बहुत परेशानी होती है, उसको टांग खिलाना पड़ता है स्कूल में, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो स्कूल में शिक्षा के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जुड़ने लग जाता है और उसके बाद जो है एक समन्वय के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। हर प्रकार से जो है अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने लगता है, उसी को कहा जाता है समन्वय, ठीक है। और समन्वय के लिए याद रखिएगा, अगर आप प्रकृतिवाद को मानते हैं तो समन्वय तभी सही है, क्योंकि बाकियों में आपको समन्वय नहीं नजर आएगा, सिर्फ प्रकृतिवाद में समन्वय नजर आता है, ठीक है। तो मूल रूप क्या है यहाँ पर, समन्वय का विकास होना, यानी किसी बच्चे में समन्वय का विकास प्रकृतिवाद के संदर्भ पर शिक्षा से ही हो सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद रखिएगा, समन्वय के अलावा जीवन संघर्ष की तैयारी, जीवन संघर्ष की तैयारी, ये तो आपसे भली भांति और कोई नहीं समझ सकता। जीवन में संघर्ष कर रहे हैं आप अभी, ठीक है, यही वो संघर्ष है जिसके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा नौकरी लग गई, ठीक है। तो जीवन का संघर्ष का मतलब यही होता है, याद रखिएगा, कि जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसमें संघर्ष करते हैं, तो ये प्रकृतिवादी इस बात को मानता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप जब शिक्षित प्राप्त कर लें या शिक्षा प्राप्त कर लें तो आपको जीवन में संघर्ष ना करना पड़े, यानी आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके की हो जाए और आप उस संघर्ष से परिपूर्ण हो जाए, पार हो जाए, ठीक है। तो ये कहा जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, जिसने भी अपने से अपना शिक्षा बहुत अच्छे से किया हो, याद रखिएगा, उसको अंतिम समय में संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपने सुना होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग NIT में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग IIT में पढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनका संघर्ष कैसा रहा होगा। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में पहले से संघर्ष कर ले, ठीक है, पहले से ही पढ़ाई शिक्षा बहुत तरीके से कर ले, तो अंततः देखेंगे आप कि उसको अपने आगे के जाकर जो है संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अंतर यही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अंतिम में प्रजातीय प्रगति, ठीक है। जो प्रजाति प्रगति का मतलब होता है सबको साथ लेकर बढ़ना, ठीक है। यानी अगर आप किसी एक व्यक्ति का साथ छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आप पूरे सिस्टम को छोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए सबके विकास की बात की जाती है, तो प्रजाति प्रगति की बात की जाती है। प्रकृतिवाद में यही नियंत्रण है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब देखिएगा प्रयोजनवाद में पूर्व निश्चित ज्ञान की अस्वीकृति, ठीक है, पूर्व निश्चित ज्ञान की अस्वीकृति प्रयोजनवाद में। यहां पर माना जाता है कि जो उद्देश्य है यह निश्चित नहीं होता, बल्कि परिवर्तनकारी होता है। जैसे आपके अपने मन भटकते रहते हैं, या आप अपने समय के साथ जो है चीजें बदलते रहते हैं, अपना उद्देश्य बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रक्रियावादी में होता है, यानी प्रयोजनवादी में होता है, कि जहां पर उद्देश्य निश्चित ना होकर के परिवर्तनशील होता है, ठीक है। सामाजिक कुशलता पर बल, समाज जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा गतिशील व लचीले मस्तिष्क का निर्माण, ठीक है। इस शिक्षा के द्वारा जो है प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति का जो मस्तिष्क है ये गतिशील होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि निकल के बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। गतिशील का मतलब है ज्यादा सोचने में एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ लचीला होता है, हर चीज को एक्सेप्ट करना तैयार करता है कि हाँ ये बात भी सही है कि पंखे जब घूमते हैं तो ये एक प्रकार का रोटेशन है, ठीक है। तो हर एक ज्ञान को जो है एक्सेप्ट करना चालू करता है, इसको बोलते हैं लचीला होना, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नए मूल्य और आदर्शों का निर्माण, नए मूल्य व आदर्श का निर्माण, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है मुख्य तौर पर याद रखिएगा आपके प्रयोजनवादी शिक्षा के सिद्धांत में आता है ये, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद है पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, सिर्फ 2-3 लाइन में हम कंपेयर करेंगे पाठ्यक्रमों को, ठीक है। देखिएगा तो ये था उद्देश्य शिक्षा का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा
पाठ्यक्रम के बारे में। आदर्शवादी बताइए कैसे पाठ्यक्रम को ज्यादा बल देते हैं, जल्दी से बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है इसे, बताइए आदर्शवादी किस प्रकार के पाठ्यक्रम को ज्यादा बल देते हैं, यानी कि अधिक मानते हैं। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए बताइए। सत्यम शिवम सुंदरम पाठ्यक्रम पर आधारित, ठीक है, यानी बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक पर आधारित और नैतिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा माना जाता है आदर्शवादी में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे इसमें जो डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था बस वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कि सत्यम के अंतर्गत क्या आता है, बौद्धिक विषय। बौद्धिक विषय का सीधा सा अर्थ होता है, याद रखिएगा, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, ठीक है। शिवम जो होता है वो नैतिक होता है, नैतिकता का विषय जो होता है याद रखिएगा राजनीति, ठीक है। अब बोलते हैं राजनीति में जाने के बाद इंसान नैतिकता भूल जाता है, ठीक है, लेकिन यहीं से विकसित होता है नैतिकता, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा सुंदरम की बात करते हैं तो ये होता है कला, संगीत, ठीक है। संगीत के अलावा रचना, काव्य, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा, यानी इसका पाठ्यक्रम माना जाता है, ठीक है। ओवरऑल इसका एक सार मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, तो जो नीति शास्त्र होते हैं, नीति शास्त्र जो होता है, ठीक है, यानी जब आपको पता हो कि सामने वाला भूखा है तो आप अपना खाना बांट कर खाएं, ये नीति शास्त्र है। कहने मतलब है नैतिक रूप से जो आपको सही दर्शाया जाता है या मानवीय रूप से जो आपको चीजें बताई जाती हैं वो आदर्शवाद में है, ठीक है। आदर्शवाद यह बोलता है कि इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो आदर्शवाद का विकास कर दे, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। अब देखिएगा इसी के बाद अब देखिए प्रकृतिवाद में क्या कहता है। प्रकृतिवाद में होता है कि जहां पर बालक की रुचि हो, योग्यता, रुचि, ठीक है, बालक की जैसी योग्यता हो वैसी, और योग्यता के साथ साथ रुचि भी होना चाहिए और स्वाभाविक क्रियाओं का महत्व होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बालक जो है अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करे, ठीक है, पाठ्यक्रम उसका अपने अब जैसे मान लीजिए किसी 5th के बच्चे को आप 10th का गणित दे दें आप, ठीक है, तो उसकी योग्यता से तो ऊपर चला गया वो, ठीक है। तो ऐसी पाठ्यक्रम हो जो उसके योग्यता के अनुसार हो और साथ ही साथ उसका रुचि भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप उसको गणित पढ़ना ही पसंद नहीं है लेकिन उल्टा टांग के उसको गणित ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, दबाव में आकर पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, लेकिन उसकी रुचि नहीं जग पाएगी। तो रुचि जगाने के लिए और उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको पाठ्यक्रम दिया जाए और उसकी स्वाभाविक क्रिया का महत्व रखा जाए। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में अच्छा ना काम करके चित्रकारी में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको चित्रकार की तरफ से या उस क्षेत्र में ज्यादा पाठ्यक्रम को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें आगे बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसे प्रकार से याद रखिएगा कि जो प्रकृतिवाद है वो बोलता है कि बालक की जैसी योग्यता होगी वैसी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, यहां पर शिक्षा वैसी होनी चाहिए। जैसे देखिएगा यहां पर क्या क्या चीजें हैं शिक्षा में, तो जीवन रक्षा संबंधी शिक्षा, जीवन रक्षा संबंधी शिक्षा, ठीक है, यहां की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जीवन रक्षा संबंधी होनी चाहिए। और याद रखिएगा यहां पर विचार केंद्रित शिक्षा है, यानी आप जो सोचते हैं आपके जो विचार होगा उसकी केंद्रित पे शिक्षा है। यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा होता है, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग प्रयोजनवाद की बात करें तो याद रखिएगा यहां पर एक ही सिद्धांत माना जाता है, वो है उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, यानी अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है तो केवल उसकी उपयोगिता जैसी है केवल वैसा ही पाठ्यक्रम रखें, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर पता मुझे यह है कि
मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता हूं जो सामाजिक तौर पर हो, तो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो सामाजिकता के लिए जुड़ा हुआ है, तो आपकी उपयोगिता के आधार पर क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोजनवाद क्या मानता है कि पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, उपयोगिता आधार पर। और प्रकृतिवाद क्या मानता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो बालक की योग्यता के अनुसार। और यहीं पर देखिएगा कि अगर आदर्शवाद की बात करेंगे तो आदर्शवाद यह मानता है कि सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक शिक्षा दे दिया जाए बच्चे को। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अब बात करते हैं यहां पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर बाल केंद्रित है पाठ्यक्रम, यहां पर क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए। ठीक है, उपयोगी विषयों पर बल देना। ठीक है, जैसे अब संस्कृत पढ़ा दिया जा रहा है आपको जिसका उपयोग नहीं है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में भाषा के देखिए किसी को संस्कृत पसंद है, भाषा का सीखना पसंद है, तो बिल्कुल वो संस्कृत पढ़े। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने संघर्षकारी जीवन में जी रहा है अभी और उसको शिक्षा की आवश्यकता है, तो आप उसको ऐसी शिक्षा दें कि जिससे उसकी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाए जो उसकी उपयोगिता से संबंधित हो, याद रखिएगा। तो अब देखिए तीनों का अंतर समझिएगा, वो विचार केंद्रित है, ये बाल केंद्रित है, और ये क्या है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, क्रिया केंद्रित कहा जाएगा इसको। ठीक है, और विशेष तौर पर याद रखिएगा, यहां पर प्रयोजनवाद में कहा जाता है कि शारीरिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर स्पेशली याद रखिएगा महिलाओं को, यानी जो महिला है, ठीक है, उनको शारीरिक प्रधान शिक्षा दिया जाए। ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम में महिलाओं को या बालिकाओं को जो है शारीरिक प्रशिक्षण, गृह विज्ञान या फिर पाठ्यक्रम सीखने में स्वास्थ्य विज्ञान जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है या फिर विषयों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य तौर पर तीनों प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आपका आदर्शवाद शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका शिक्षण विधियां। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा शिक्षण विधियों के बारे में। देखिएगा शिक्षण विधियां। ठीक है, देखिए शिक्षण विधियां क्या होती है, शिक्षण विधियां किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हम बच्चों को जिस विधि से पढ़ाते हैं, विधि का मतलब जिस भी अनुरूप से या जिस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके सभी के एक प्रकार होते हैं, और इस प्रकारों में याद रखिएगा अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रश्नोत्तर विधि की बात करूं तो प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को सिखाना, प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, इसी प्रकार व्याख्यान विधि, तो मैं व्याख्या करके या एक्सप्लेन करके जो है बच्चों को चीजों को सिखाऊंगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि आदर्शवाद किस विधि को महत्वपूर्ण मानता है, प्रकृतिवाद किस विधि को महत्वपूर्ण मानता है, और साथ ही साथ प्रयोजनवाद किस विधि को महत्वपूर्ण मानता है। ये तीनों अलग अलग प्रकार से समझे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दो लाइन में आपको उसका आंसर करेंगे। देखिएगा, तो आदर्शवाद में किसी भी विधि का निश्चय ना होना। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी निश्चित विधि नहीं है, ये सभी विधि को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो कोई भी विधि निश्चित नहीं है, याद रखिएगा आदर्शवाद में कोई भी विधि निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो है यह मानता है कि आदर्शवादी व्यक्ति जो है खुद ब खुद जो आपकी विधि है उसका निर्माण कर देता है, यानी यहां पर विधि जो है खुद ब खुद निर्मित होता है, याद रखिएगा। और ये इस बात को आप कितना सही मानते हैं, विधि का निर्माण स्वयं। ठीक है, विधि का निर्माण स्वयं किया जाता है आदर्शवाद में। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिएगा कि इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें 4 विधियों को महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहला है वाद विवाद विधि, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि। ठीक है, तो वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान ऐसे विधियों को प्रमुख माना गया है आदर्शवाद में, याद रखिएगा। ठीक है, इवन पुस्तक पठन विधि को भी यहां पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब यही देखिएगा प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद क्या बोलता है, करके सीखना। ठीक है, यहां बोलता है ये करके सीखना। ठीक है, करके सीखने को यह सबसे महत्वपूर्ण मानता है, याद रखिएगा। और इसके विधि के तहत जो है जो भी सीखना है आपको, 3
तीन प्रकार से सीखने की बात की जाती है, याद रखिएगा। पहला है करके सीखना, ठीक है, कोई कार्य आप किए और उसे आपने क्या किया, सीख लिया। दूसरा है अनुभव से सीखना। तीसरा है खेल से सीखना, ठीक है। तो ये तीन सीखने की प्रायिकता बताई गई है, करके सीखना, अनुभव से सीखना और खेल द्वारा सीखना, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है कुछ प्रमुख विधियां हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे जाकर बताऊंगा, अभी इस विधि को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे विधि है डाल्टन विधि, ठीक है, डाल्टन विधि याद रखिएगा। दूसरा विधि है, याद रखिएगा, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और ह्यूस्टेरिका विधि, ठीक है। ये चार विधि महत्वपूर्ण माने जाते हैं, याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये सभी बच्चों को सिखाने का तरीका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और ह्यूस्टेरिका विधि, ठीक है, ह्यूस्टेरिका जिसे ह्यूरिस्टिक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रयोजनवाद में देखिएगा। अब प्रयोजनवाद भी यह बोलता है कि चूंकि यह भी मानता है कि कोई भी काम करके ही सीखा जा सकता है, करके सीखना, तो यह भी आपका कहता है कि आपके जो शिक्षण विधि हो वो हमेशा करके सीखने से संबंधित हो, ठीक है। और दूसरा यह भी मानता है कि अनुभव से सीखना चाहिए। और तीसरा याद रखिएगा, यह नहीं बोलता कि खेल से सिखाइए, यह बोलता है कि सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण कर दीजिए, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण विधि होता है, याद रखिएगा, योजना विधि, योजना विधि। यह मानता है कि योजना विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सिर्फ दो लाइनों में चीजों को हम एक लाइन में क्लियर करेंगे, ठीक है। यहां तक समझाने का या ओवरऑल चीजें नया जो चीज था इसमें, याद रखिएगा, मैटर यही था कि आप ये समझ पाएं कि पाठ्यक्रम कैसा होगा तीनों के कंपेयर में, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आपके दिमाग पे ना एक से दो बार इसको पढ़ेंगे आप, तो आपके दिमाग पे पूरा आदर्शवाद छप गया होगा, आपका प्रकृतिवाद छप गया होगा और प्रयोजनवाद छप गया होगा, ठीक है। बस अब वहां से पिक करना है, निकालना है उसको बाहर। तो अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाला टाइम है, ठीक है। लेकिन आज चूंकि टाइम हो चुका है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, अभी तीन टॉपिक और भी बचा हुआ है जो कि हमारे एक लाइन पर बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, तीन टॉपिक में सबसे पहला है अनुशासन, ठीक है। अनुशासन कैसा होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन मानता है कि बच्चे को अनुशासन में ही पढ़ाया जा सकता है, बिना अनुशासन के नहीं पढ़ाया जा सकता? बताइए, कौन कौन ऐसा है जो यह मानता है कि बच्चों में अनुशासन होना अनिवार्य है, बिना अनुशासन के नहीं पढ़ाया जा सकता, या बच्चे को एक अच्छा नागरिक नहीं बनाया जा सकता बिना अनुशासन के? जल्दी बताइए। कोई कुछ नहीं मानता है? पढ़ाया जा सकता है लेकिन एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता। अनुशासन से पढ़ाया जा सकता है लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं बना सकता अनुशासन से। देखिए, अभी तीनों को पढ़ने से आपको एक चीज समझ में आएगा कि अनुशासन कैसे रखा जा सकता है, यानी अनुशासन बच्चों के साथ कैसा प्रभावी होता है, ठीक है। देखिएगा, सिर्फ दो लाइन में आपको देखेंगे तो देखिएगा, अगर आप बच्चे को अनुशासन में रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, पहला होगा अनुशासन आपका कैसा होना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन। यानी अनुशासन भी ऐसी इस प्रकार से रखा जाए कि आपके अनुशासन को कोई मान सके, ठीक है। आपने जरूरत से ज्यादा अनुशासन बना दिया तो आपके अनुशासन का ही विरोध होने लग गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता है प्रभावात्मक अनुशासन। और दूसरा याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है नियंत्रित स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहां पर अनुशासन कैसा होना चाहिए, प्रभावात्मक और नियंत्रित स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ प्रकृतिवाद में देखिएगा, प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो है अनुशासन कैसा कहा जाता है, तो याद रखिएगा, जो प्रकृति है, ठीक है, उसके परिणाम के अनुसार अनुशासन रखना चाहिए, ठीक है। तो परिणाम के अनुसार याद, इसका मतलब होता है प्राकृतिक परिणाम के अनुसार। जैसे कोई बच्चा मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना चाहता है, ठीक है, आप मारने देंगे उसको?
बोलेंगे मार लो, फिर उसके बाद देखना क्या होता है ना। तो यही है कि प्रकृति के परिणाम के बाद, ठीक है, उसके अनुसार अनुशासन होना, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे नुकसान होने वाला है, ठीक है, तो आप उसको रोकेंगे, उसको अनुशासन में डालेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम जो है उसका परिणाम बहुत ज्यादा दुखदायी नहीं होगा, तो आप छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो प्रकृतिवाद यह बोलता है कि बच्चे को अनुशासन में कैसे रखना चाहिए, प्रकृति के परिणाम के अनुसार रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा इसके अंतर्गत, जिसमें यह कहा जाता है कि परिणाम तो आप देख लेंगे, लेकिन जो आपका अनुशासन होगा वो अनियंत्रित होना चाहिए। मतलब छोड़ दो पूरा खुला, ठीक है, जो करना है करने दो, ऐसा अनियंत्रित, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रकृतिवाद बच्चे को बांधना नहीं चाहता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रयोजनवाद में सीमित मुक्त शासन अनुशासन, सीमित मुक्त अनुशासन, ठीक है। यानी आपको सीमित रूप से यानी कि नियंत्रित रूप से क्या करना होगा, उसे छोड़ना होगा, तब जाकर यह अनुशासन के तौर पर माना जाएगा, ठीक है, प्रयोजनवाद में या क्रियावाद में, याद रखिएगा। और आपको यहां पर सिखाना होगा सामाजिक अनुशासन, ठीक है। तो अनुशासन बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, ये 3 क्रम पर याद रखिएगा केवल, ठीक है। बस आपको याद क्या करना है, बस आपको बताता हूं अनुशासन के संबंध में। अगर आपको याद करना है, बस याद रखिएगा यहां पर नियंत्रित है, ठीक है, यहां पर अनियंत्रित है, और यहां पर है सीमित, ठीक है। हालांकि नियंत्रित और सीमित में अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है समझिएगा। नियंत्रित स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप यहां पर स्वतंत्रता में नियंत्रण रखेंगे उसके, ठीक है। और यहां पर है कि सीमित अनुशासन, मतलब अनुशासन पर नियंत्रण रखेंगे आप, कि अनुशासन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से अनुशासन से भर दिया आपने उसको, ठीक है। यहां पर स्वतंत्रता पे नियंत्रण है, यहां पर अनुशासन पे नियंत्रण है, याद रखिएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, और यहां पर कोई नियंत्रण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अनुशासन के बाद अब बालक के बारे में पढ़ते हैं, बालक कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा बालक के बारे में, देखिएगा बालक की स्थिति जो है कैसी होनी चाहिए। यहां पर 3 टॉपिक है हमारे पास, बालक, शिक्षक और याद रखिएगा विद्यालय, ठीक है। लास्ट 3 टॉपिक और लास्ट 6 लाइन केवल, ठीक है। तो देखिएगा बालक, शिक्षक और विद्यालय, ये तीनों जो है अलग अलग आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में और प्रयोजनवाद में कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो बालक देखिएगा, तो बालक के अंतर्गत जो है क्या माना जाता है बालक को, ठीक है। तो आदर्शवाद में माना जाता है कि बालक एक आत्म प्राणी है। आत्म प्राणी मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा आत्मिक प्राणी जो अपने बारे में सोचेगा केवल, ठीक है, आत्म प्राणी, याद रखिएगा। बालक जो है अभी शुरुआती समय है, और बच्चा हमेशा अपने बारे में, इस यही कारण है कि उस बच्चे से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहली बार में, ठीक है। इसलिए आदर्शवादी में क्या कहा जाता है कि बालक जो है एक आत्म प्राणी है, ठीक है, आत्मिक प्राणी। और याद रखिएगा उसमें एक शरीर है और एक केवल आत्मा, शरीर व आत्मा, मतलब 2 ही चीजें मानी गई हैं बालक में, क्या क्या है, शरीर और आत्मा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा अगर प्रकृतिवाद में देखें बालक के बारे में, तो इसमें कहा जाता है कि बालक एक प्राणी है केवल, ठीक है, प्राणी मात्र, ठीक है, एक प्राणी मात्र है, याद रखिएगा। और इसके शरीर पर बल दिया गया है, यानी कि केवल शरीर है, आत्मा नहीं है, ठीक है। शरीर है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल रहा है आगे, ठीक है, प्रकृति के साथ, याद रखिएगा। आत्मा पर बल नहीं दिया जाता इसमें, ठीक है। अब वही देखिएगा, अब यहां पर हम लोग बात करें तो सामाजिक प्राणी, बालक एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा उसमें शरीर और मनोवैज्ञानिक बल है, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक बल, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आते हैं शिक्षक के बारे में। देखिएगा यहां तक क्लियर है। देखिएगा शिक्षक के बारे में,
तो देखिएगा, आदर्शवाद शिक्षक का स्थान क्या मानता है, ठीक है, यानी कोई शिक्षक है तो आदर्शवाद में उसका स्थान कहां पर है, शिक्षक का स्थान कहां पर है, ठीक है। तो आदर्शवाद बोलता है कि बालक जो है, बालक, ठीक है, समझिएगा, बालक जो है वो क्या है, पौधा है, तो शिक्षक क्या होगा, माली, ठीक है, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बालक को पौधा बताया गया है और शिक्षक को माली बताया गया है यहां पर आपके आदर्शवाद में, ठीक है। आदर्शवाद शिक्षक को माली कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो शिक्षक एक माली के रूप में कार्य करता है, जहां पर यह कहा जाता है कि शिक्षक का मुख्य स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो यहां पर शिक्षक महत्वपूर्ण है, यह बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण, यानी उसको वैल्यू दिया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है, क्योंकि बिना माली के पौधे को सींचा नहीं जा सकता, याद रखिएगा, बिना, ठीक है, पौधा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिएगा, अगर प्रकृतिवाद में बोलते हैं तो यह बोलता है कि शिक्षक कोई इंसान होने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ही शिक्षक है, ठीक है, यानी प्रकृति ही उत्तम शिक्षक है, ठीक है, प्रकृति ही उत्तम शिक्षक है, याद रखिएगा। यह कौन मानता है, प्रकृतिवाद मानता है, ठीक है, ठीक है, यानी शिक्षक को कोई स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही रंग मंच पे जाने की जरूरत है, वो पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें शिक्षक को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, ठीक है, किसमें, प्रकृतिवाद में। इसमें शिक्षक किसी को मान लिया गया है, प्रकृति को मान लिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर भी शिक्षक को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, यहां पर यह बोला जाता है कि समाज ही शिक्षक है, आपको समाज जो सिखाएगा वही शिक्षा है आपके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सामाजिक बल ही शिक्षक है, ठीक है, सामाजिक बल ही क्या है, शिक्षक है। इसके अंतर्गत जो कि सामाजिक वातावरण से जो बालक वहां रह के जो सीखता है समाज में, उसी को शिक्षा माना जाएगा यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे में देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि एक व्यक्ति है जो समाज में रहता है, वो अपने आसपास के बच्चों को देखेगा खेलते हुआ, उसको परामर्श दे देगा, किसी प्रकार का परामर्श देगा, उसको कुछ सिखा देगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो है शिक्षक नहीं है, वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, जो उस क्षेत्र में रह रहे बालकों को क्या कर दे दिया, शिक्षा दे दिया। तो यहां पर समाज को ही शिक्षक माना गया है, यहां पर प्रकृति को शिक्षक माना गया है, वहां पर शिक्षक को शिक्षक माना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अंततः एक और बिंदु लास्ट में, विद्यालय के बारे में, ठीक है, देखिएगा, देखिएगा विद्यालय के बारे में, ठीक है, विद्यालय कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वृद्धि और विकास वाले टॉपिक हैं वो उससे स्टार्ट करेंगे उसके बाद से, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर आदर्शवाद में विद्यालय को बाग कहा गया है, ठीक है, बगीचा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, आदर्शवाद में विद्यालय को क्या कहा गया है, बाग, बगीचा, ठीक है, यानी यहां पर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है विद्यालय को, ठीक है, आपके आदर्शवाद के अंतर्गत। साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि मानवीय क्रियाओं का लघु रूप विद्यालय होता है, मानवीय क्रियाओं का लघु रूप विद्यालय है, ठीक है। तो बाग या बगीचे को क्या कहा गया है, विद्यालय कहा गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो है, ठीक है, विद्यालय क्या होना चाहिए, तो स्वच्छंद वातावरण, स्वच्छंद वातावरण जो है विद्यालय होना चाहिए, यानी प्रकृति ही विद्यालय है, यह ऐसा माना गया है इसके लिए, ठीक है, कि प्रकृति को पूरी तरीके से वातावरण के साथ खोल दो और उसके बाद जो है वही विद्यालय बनेगा। यानी बच्चे के लिए याद रखिएगा, चार दीवारी होना आवश्यकता नहीं है, आप मैदान में बैठा के बच्चे को पढ़ा दो, यही है प्रकृतिवाद, ठीक है, विद्यालय के तौर पर। इसके अलावा याद रखिएगा
कि प्रयोजनवाद की बात करें तो जो विद्यालय है एक लघु समाज है, लघु समाज, ठीक है। प्रयोजनवाद में विद्यालय आपका लघु समाज है, याद रखिएगा। और सामुदायिक जीवन का केंद्र भी माना गया है आपका प्रयोजनवाद में, सामुदायिक जीवन का केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, सामुदायिक जीवन का केंद्र कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये है आपका विद्यालय के बारे में। यानी इसके बाद जो है आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है, या फिर हम कल इसको सॉल्व करेंगे। आपका जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है कल थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, थोड़ा सा जो भी आपको लगता है कि इसको जितना भी आप समझ पा रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं इस बात को पढ़ने का, देखिएगा आप आंसर खुद ब खुद निकाल के ले पाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन का एक झलक आपको दिखा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, देखिएगा। जैसे किसने कहा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा कि आपको मैंने जब शुरुआती में, हालांकि जिसने आदर्शवाद को पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो वो आपको याद हो जाएगा कि किसने कहा है, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है, दोबारा फिर से, ठीक है। तीसरा देखिएगा, सुकरात की विचारधारा क्या थी, ठीक है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसी प्रकार कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव पर जोर देता है। ये आप बिल्कुल सोच पाएंगे, आराम से सोच लेंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है। हो रहा है, आंसर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होने निकल रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही पेपर आते हैं, लेकिन सोचिए अगर आप नहीं पढ़े तो ये कर पाएंगे, एकदम ही नॉलेज नहीं है, मान लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम बोलूंगा तो आप मूवी में चले जाएंगे, ठीक है। ये होगा, बस आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, देखिए कैसे कैसे जुड़ते चले जाएगा, अपने आप आंसर आते जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते जाइए और चीज़ों को सुनते जाइए, ठीक है। आपका काम है बातों को सुनना, समझना, और जहां पर ना समझ में आए तो डिस्कस करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, कल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस को।